हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। देखिए, जैसे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 2 फरवरी से आपके एग्ज़ाम्स होने हैं बैक पेपर के स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके लिए मैं आज फर्स्ट पेपर पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस तैयारी आप लोग कर चुके हैं, केवल आपको रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए इन क्वेश्चंस को एक बार देखते चलें और ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल रेडी होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को बताइए। आपके क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि जो हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्दों को आपको बताना है छांट करके। तो कुछ शब्द आप यहाँ लिखेंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता आदि। ये सभी एक वचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आकाश, आकाश 2 वचन में नहीं आ सकता, ना बहुवचन में आ सकता है। अर्थात आकाश एक ही है, तो उसको आकाश को एक वचन में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि कैरियर प्लस पर आपको तैयारी कराई जाती है। डीएलएड की भी, यूपी टेट की भी हम कराएंगे। सी टेट की कंटिन्यू चल भी रही है तैयारी, और आपका एस टेट की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाएगी। राइट, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। फिर बात करते हैं। ओके, तो आगे प्रश्न है कि ध्वनि किसे कहते हैं। आपको बताना है कि ध्वनि किसे कहा जाता है। तो देखिए, ध्वनि किसे कहते हैं। भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जो निकलता है ना, उसको किसको बोला जाता है। भाषा की इकाई को ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि हिंदी की के लिपि का क्या नाम है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न पहले आ भी चुका है कि हिंदी की लिपि का नाम क्या है। तो आपको लिखना होता है देवनागरी। जो हम हिंदी भाषा है उसको जो लिखते हैं ना, लिपि जो उसकी बोली जाती है, उसको देवनागरी लिपि बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्वर किसे कहते हैं। आपको बताना है कि स्वर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वे वर्ण, इसको लिखेंगे आप कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाता है। ठीक है, स्वर कौन कहलाता है। जिस वर्ण को उच्चारित करने हेतु हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सहायता लेनी नहीं पड़ती है, वह वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, इट मीन्स ये सिंगल सिंगल होते हैं, इसके साथ में किसी को नहीं बोला जाता। जैसे क के साथ में अ की आवाज़ आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट पर क्या दिया है। तो ये क्वेश्चन आगे, अभी हमने स्वर की बात की थी कि स्वर किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन पर कि व्यंजन किसे कहा जाता है। तो आप लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण, जैसे कि क, मैंने बोला क, अब का स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता, इसको उच्चारित करने के लिए हमें अ वर्ण को इस साथ में लेना होता है। ठीक है, तो ये हो गया व्यंजन। अब बात करेंगे व्यंजन में भी संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कौन होता है, जिस वर्ण संयुक्त व्यंजन अक्षय किन किन वर्णों के योग से बनता है। तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें एक से अधिक वर्णों को मिलाकर के एक वर्ण बना हुआ होता है, उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि अक्षय, अक्षय अगर हमें लिखना होता है अक्षय, तो इसको लिखने के लिए हमें पहले तो क, ठीक है, और श, इनको बना लगा करके एक साथ जोड़ करके, ठीक है, इनका संधि करके क और श का अक्षय बनाया जाता है, जो क्षत्रिय में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वैसे ही संयुक्त व्यंजन त्रय किन किन वर्णों के योग से बनता है। तो आपको बताना है त्रय के बारे में। तो यहाँ पर त धन र बराबर हो जाता है त्रय। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न आते हैं। और संयुक्त व्यंजन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका टैट में भी आता है। संयुक्त व्यंजन अज्ञेय किन किन वर्णों के योग से बनता है। अब ये 3 व्यंजन होते हैं संयुक्त, इनमें से कोई सा भी आ जाता है, जय अज्ञेय हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके आप तैयार करते रहें अपने
कोर्स को रिवाइज करते रहिएगा और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे विश्वास है कि आप क्वेश्चन को छोड़ करके किसी भी कीमत पर नहीं आए। राइट, अब बात करेंगे, देखिए यह किसका चिन्ह है। आपको इस चिन्ह का बताना है कि जो चिन्ह ऊपर लगाया जाता है ऐसे करके, तो वह चिन्ह किसका कहलाता है। इसका नाम होता है अनुस्वार। ठीक है, अब दूसरा चिन्ह होता है, जैसे कि हमने लिखा कोई भी अक्षर हमने लिखा है तो उसके ऊपर जो ये ऐसे करके चिन्ह लगाया जाता है ना, ये वाला, ये चिन्ह क्या कहलाता है, तो इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। जिस चांद के ऊपर लगाया जाता है ना, चंद्र बिंदु बोला जाता है। ठीक है, आगे बात है कि अतिवृष्टि का विलोम बताइए। आपको अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि हो जाता है। ठीक है, अब वैसे ही अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाता है। प्राचीन अर्वाचीन कहते हैं नए को, और प्राचीन कहते हैं सबसे पुराने को। ठीक है, तो ऐसे करके विलोम शब्द भी आपको आएंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि भाषाई कौशल बताइए। आपको यहाँ पर भाषाई कौशल बताने हैं, तो अब भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दें। ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। भाषाई कौशल का मतलब होता है सुबोपली से। ठीक है, सुबोपली, तो ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हमने एक फॉर्मूला बना दिया, सुबोपली। अब आप इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। सु का मतलब हो जाता है सुनना, सु का मतलब हो जाता है सुनना, बो का मतलब होता है बोलना है, और वैसे ही पा का मतलब होता है पढ़ना, और ली का मतलब होता है लिखना। तो ये भाषाई कौशल हो जाते हैं चार, और इन चारों कौशल को याद रखने के लिए हमें सुबोपली ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। सुबोपली को अगर हम याद रखेंगे तो हम अपने प्रश्न का सही जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे पठन क्या है। आपको बताना है कि पठन क्या होता है, पठन के सोपान बताइए। तो आपको यहाँ पर पहले बताना है पठन के बारे में, फिर उसके सोपान के बारे में दर्शाना होगा। तो देखिए, पठन का अर्थ होता है जोर से पढ़ना। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, यह पठन कहलाएगा। अथवा मौन रूप में पढ़ना, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, तो यह मौन रूप कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं साउंड के साथ में रीडिंग कर रहा हूँ, इसमें जो मेरी वॉइस आ रही है, और आप लोग साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, आपकी मौन रूप में कहलाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं एक साथ में। पठन आपका मौन रूप से हो जाता है और मेरा जोर से पढ़ने का हो जाता है, लेकिन दोनों पठन कहलाते हैं। अब इसके सोपान की बात करें तो जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा लाउडली यहाँ पर पढ़ना होगा। लाउडली पढ़ने से आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पठन के सोपान कौन कौन से होते हैं। पठन के सोपान 3 होते हैं। ये प्रश्न अलग से आता है कि पठन के कितने सोपान हैं, तो आपको 3 लिखना होगा। कौन कौन से मुद्रित प्रतीकों की पहचान, जो मुद्रित हैं, प्रिंटेड हैं, उन प्रतीकों की पहचान करना, अर्थ ग्रहण करना, और अर्थ ग्रहण का उपयोग करना। तो ये हमारे पठन के सोपान हो जाते हैं 3। ठीक है, चलिए आगे करेंगे बात आपसे। अब हम करते हैं प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। जब बच्चा प्राथमिक स्तर की शिक्षा को समाप्त करता है, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन कंप्लीट करता है, तो बालकों से पठनगत अपेक्षाएं क्या होती हैं। चित्र पढ़ सकता हो, शब्द पठन की, शाब्दिक पठन की, वर्ण पठन की। तो ये उस बच्चे से विशेष अपेक्षाएं होती हैं कि वह चित्र को देख करके पढ़ सकता है, शब्द को पढ़ सकता है, या शाब्दिक पठन कर सकता है, या वर्ण पठन कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। जब बच्चा उच्च प्राथमिक लेवल को क्वालिफाई कर जाता है, उसकी एजुकेशन कंप्लीट जब एंडिंग होती है, तो उससे क्या क्या अपेक्षा की जा सकती हैं। ठीक है, तो उसकी अपेक्षाओं में आ जाता है चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक। आपको वहाँ पर चिंतनात्मक देना है, बच्चे को कंसंट्रेशन वाला देना है, साथ ही साथ आपको सृजनात्मकता भी उसमें करनी है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा हो जाता है बालकों से पठनगत अपेक्षाओं पर। अब आगे बात है उच्चारण के दोष बताइए। आपको यहाँ पर उच्चारण के दोष बताने हैं। तो उच्चारण के दोष में आप लिख सकते हैं रुक रुक कर बोलना। तो जब हम कहीं पर बोलते हुए होते हैं, उच्चारण करते हुए होते हैं, अगर हम रुक रुक करके बोलते हैं तो यह एक दोष कहलाएगा। ठीक है, आगे इसी के क्वेश्चन के आंसर में ऑप्शन दिए हैं
कि नंबर 2 गदगद स्वर में बोलना, गदगद करके बोलना, ये भी एक इसमें कमी होती है। दीनता के स्वर में बोलना, और फिर गा गा करके कुछ लोग गाते रहते हैं, वैसे बोलते हैं, ये भी ठीक नहीं है। मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना, कुछ लोग मुख के अंदर मतलब होठ हल्के हल्के उनके हिलेंगे और वो बुदबुदाते हैं, तो ये सभी चीज़ें उच्चारण करने के दोष की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आज हम आपसे मुखातिब हुए थे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को लेकर के। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपको अगर आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होते हैं तो मुझे ज़रूर याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो को तो लाइक आप ज़रूर कर दें अगर नहीं किया था। तो मिलते हैं फिर से सुबह में, आगे मिलेंगे, शाम में मिलते हैं आपसे अब। तब तक के लिए चाहता हूँ अनुमति। धन्यवाद। जय हिंद।